हाँ जी, स्वागत है आपका चैनल पर। और हम लाए हैं सीरीज़ क्यूएट एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस पूरा कराने की और रिवीजन कराने की, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और टाइम पे एमसीक्यूज़ भी लाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 5 बजे टाइम रखा गया है चैनल की तरफ से इकोनॉमिक्स का लेक्चर आने का, तो टाइम हमेशा याद रखें और पूरी वीडियोस को देखें। और जो बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में मैम बताइए, तो मैं इंग्लिश में ले आई हूँ, बीच बीच में इंग्लिश में बोलती भी रहूँगी। और कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताइएगा। इसके अलावा जो बच्चे कह रहे हैं कि एमसीक्यूज़ लाइए, तो एमसीक्यूज़ टाइम पे ज़रूर आएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बेटा उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप एमसीक्यूज़ याद करके चले गए, बट वे ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप जो है बता पाएंगे, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से दूसरी चीज़ें पूछ ली, तो वो भी बता पाएंगे। इसे नोट्स करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रटने से भी वैसे भी हम भूल जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट जब याद करते हैं उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और नॉलेज लेवल तो बढ़ता ही है, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, इतना आप सबको पता है, पर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होने की वजह से लगता है कि चलो एमसीक्यूज़ कर लें, उतने से ही काम बन जाएगा, है ना। बट जितना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, नॉलेज लेवल उतना बेटर होगा, क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए तो फिर आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको इंग्लिश में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे चलती है, वो घटती जाती है। जैसे जैसे आप यूनिट प्रयोग करते जाएंगे, आपका जो उपयोगिता है सीमांत, वो घटना शुरू हो जाएगी। यह नियम सबसे पहले गॉसन ने दिया और 1854 में दिया। गॉसन ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये रूल डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने बताया, और उसके बाद मार्शल ने इस नियम को आगे एक्सप्लेन किया और इसका नाम भी रखा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन जेम्स ने आगे चलकर इसको गॉसन का पहला नियम बोला, क्योंकि गॉसन ने ही पहली बार इसको बताया था। मार्शल ने इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया और इसका नाम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा इसका काम है उसी तरह से रख दिया, लेकिन जेम्स ने नाम को बदला। तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो आप ना उसका फर्स्ट यूनिट जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हो, तो आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो, बिकॉज आपने उससे पहले उसको यूज़ नहीं किया होता ना। फिर आप उसकी सेकेंड यूनिट यूज़ करते हो, तो आपका सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता है, पर जो पहली यूनिट का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था और दूसरे का कंपेयर करेंगे, तो दूसरे का थोड़ा कम होगा। आप तीसरी यूज़ करेंगे तो वो दूसरी वाले से भी कम हो जाएगा, बिकॉज आप जैसे जैसे सेटिस्फाइड होते जाते हो, वैसे नई यूनिट आपको कम सेटिस्फेक्शन देती है, बट टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लाइक आपको भूख लगी है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो जब आप पहली रोटी खाते हैं तो आपको बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा भूखे थे। लेकिन जब आप दूसरी रोटी खाते हैं तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे जितने पहले थे, और थोड़ा बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन, पेट भर जाएगा। बट जो पहली बार में सेटिस्फेक्शन आया था, वो दूसरी बार में थोड़ा कम आएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब तीसरी वाली जब आप खाएंगे, तो जो पहले दूसरी वाली में जो सेटिस्फेक्शन उससे थोड़ा कम आएगा, बिकॉज अभी तक आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड काफ़ी हो गए थे। और फोर्थ खाने का हो सकता है आपको मन ही ना कहे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो गया है। अब अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट यूज़ करने के साथ साथ डिमिनिशिंग होने लगती है, कम होने लगती है, ह्रास होने लगता है। आशा करती हूँ सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाम याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गॉसन का पहला नियम नाम किसने दिया? जेम्स ने दिया, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल ने दिया, ठीक है। और होती क्या है ये भी आ सकता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ पर आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अपवाद। जहाँ पर रूल लागू नहीं होता उसे एक्सेप्शन बोलते हैं या अपवाद बोलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो अपवाद है, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सिखाती है कि जैसे जैसे आप
अन्य नई इकाई प्रयोग करते जा रहे हैं, यू आर यूजिंग द एक्स्ट्रा अनदर यूनिट ऑफ एनीथिंग, तो आपका सेटिस्फैक्शन जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पर्टिकुलर यूनिट की कम हो रही है, ठीक है, एक के बाद एक। बट इसका अपवाद क्या होगा, जो इसका उल्टा होगा, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करोगे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल पर यूनिट का है वो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो ये अपवाद होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। और ये किन वस्तुओं में विशेषतर होता है, ऐसी वस्तुएं जो मादक वस्तुएं जैसे गुटखा और ये ड्रिंक वगैरह लोग करते हैं, तो इनको जितना भी दे दो, मतलब और ज़्यादा देते जाओगे, दे विल बी सेटिस्फाइड, बट यूनिट उसकी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आप में दे रहे हो उनको मादक वस्तुएं, तो पहले बार में जो सेटिस्फैक्शन आया था दूसरी बार में पहले वाले से भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाल है होता है। और उसके बाद फैशनेबल गुड्स, ठीक है, जो फैशनेबल गुड्स हैं, जो पहली बार में सेटिस्फैक्शन आया था वही दूसरा फैशनेबल गुड्स यूज़ करने से भी आएगा और उससे भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि फैशन जो है आप क्या है, वीक नर्व्स होती है लोगों की। इसके अलावा मुद्रा पे ये बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि पैसे जिसको जितने मिल जाएं वो उतना ही उसके प्रति प्यास बढ़ जाती है। जैसे खाना खाते हैं तो आप खाना खाने सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप नहीं भी खाएंगे पेट भरने के बाद, लेकिन पैसे के मामले में ऐसा नहीं होता, आप जिसको जितना देते जाएंगे वो उतना उसको क्रेव बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और मुद्रा संग्रह क्या है, स्टोर द मनी, ठीक है। तो ये चीज़ें जिनमें एक्सेप्शंस हैं, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होती। इसका एमसीक्यूज़ ये पूछा जा सकता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ लागू नहीं होती, तो नंबर 1 मादक वस्तुएं, फैशनेबल गुड्स और मुद्रा, और चौथा होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप कहाँ लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव पे लगा देंगे, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में एक्सेप्शंस हैंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे और देखते हैं। हाँ जी, अब इस पेज पे आप देख रहे हैं समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसको इंग्लिश में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यह है समसीमांत उपयोगिता नियम। ये गॉसन का सेकंड रूल है, पहला भी आपने पढ़ लिया है। यह अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न वस्तुएं और सेवाओं की सीमांत उपयोगिता समान हो। यानी कि कोई भी वस्तुएं जब आप प्रयोग कर रहे हो तो अगर सब एक जैसी ही हैं और उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान है, तभी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होगी। अगर यूनिट यूज़ करने पर अलग अलग सबकी उपयोगिता है तो आपको समसीमांत उपयोगिता नियम नहीं लागू होगा। जितना मूल्य चुकाया जा रहा है संतुष्टि उतनी प्राप्त हो रही है। यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम ये भी बताता है कि अधिकतम संतुष्टि के लिए सभी वस्तुओं की इकाई की सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए, तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। और क्या कहते हैं, अगर आप जितना पैसा दे रहे हो उतने का ही सामान ले रहे हो तो समसीमांत उपयोगिता नियम है, उतने का सामान आपको मिल रहा है, उतनी की संतुष्टि आपको मिल रही है। अदरवाइज़ आपकी संतुष्टि में कमी आ जाएगी, किसी चीज़ के लिए आप खर्च ज़्यादा रहे, आपको उतना मिल नहीं रहा, तो आप समसीमांत उपयोगिता नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग हैं, वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है, और अगर सारे ही प्रयोगों में एक जैसी उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है तब तो आप उसके विभिन्न प्रयोग करोगे, अदरवाइज जिसमें सबसे ज़्यादा हो रही है वही यूज़ करोगे। जैसे कि आप मान लो कि दूध है तो दूध से आप घी बनाते हो, दही बनाते हो, ये सब है। अगर आपको सब चीज़ों पे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है तब तो आप उसके इतने प्रयोग करोगे, अदरवाइज़ उसमें से सबसे ज़्यादा उपयोग, मान लीजिए आपको दही बना के अच्छा लग रहा है, दूध पी के नहीं अच्छा लगता, तो अगर उसकी मतलब अलग अलग इकाइयों में प्रयोग करने पर आपको समस्त में समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो आप उसके विभिन्न प्रयोग करोगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ वही प्रयोग करोगे जिसमें आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यह समसीमांत उपयोगिता नियम। अब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर जैसे कि गॉसन का सेकंड रूल क्या है, ठीक है, अगर वस्तुओं और सेवाओं से समान उपयोगिता प्राप्त हो रही हो तो इस रूल को क्या कहते हैं, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व, उदासीन वक्र, ठीक है, हिंदी में इसे उदासीन वक्र कहते हैं। अब ये जो उदासीन वक्र है इसका ग्राफ मैंने दिखा दिया है। y जो है एक्स एक्सिस पे हमने y वस्तु लिया और x एक्सिस पे
x वस्तु लिए, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रयोग करने पर आपको सभी से अगर समान संतुष्टि मिल रही है, कोई भी ज़्यादा कोई भी कम नहीं हो रहा, सभी कॉम्बिनेशन बराबर संतुष्टि दे रहे हैं, तो इसी को इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। याद रखिएगा, दो वस्तुओं का संयोग दिखाया जाता है क्योंकि ये 2D डायग्राम है, सॉरी, ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, तो दो ही वस्तुओं का संयोग दिखाया जा सकता है। इसमें विभिन्न संयोग दिखाए जाते हैं, ठीक है, A B C ये क्या है, संयोग है। दो एक वस्तु की कितनी मात्रा यूज़ करें और दूसरी की, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। फिर दूसरा तीसरा विभिन्न कॉम्बिनेशन दोनों वस्तु के बनाए जाते हैं और सभी पर समान संतुष्टि मिलती है। तो जो उपभोक्ता वो कोई भी बंडल ले सकता है, चाहे A ले, चाहे B ले, चाहे C ले। और ये जो संयोग हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, इनको हम बंडल्स कहते हैं, इंग्लिश में बंडल और हिंदी में संयोग। तो सभी संयोगों में समान संतुष्टि मिलेगी इंडिफरेंस कर्व में, और कोई भी ऑप्शन उपभोक्ता चूज़ कर सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व के विभिन्न प्रयोगों में से कौन सा संयोग चुनना उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, तो कोई भी चुन सकता है, बिकॉज सब पे समान संतुष्टि है। अच्छा, अब अगर वो जैसे एक ऑप्शन से दूसरे पर जाता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं बंडल ए में क्या है, जो वस्तु x है वो 1 इकाई यूज़ हुई है, जबकि वस्तु y की 15 इकाई, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में वस्तु x की 2 इकाई और वस्तु y की 10 इकाई। तो ये क्या करा हमने, 1 का प्रयोग बढ़ाया, 1 को 1 से 2 करा, बढ़ा दिया, तो दूसरे को 15 से 10 कर दिया, उसका प्रयोग घटा दिया। तो जब आप एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं, दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता के पास जो है लिमिटेड पैसा होता है, वो दोनों वस्तुओं को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो ये जो है हम विभिन्न संयोग दिखाते हैं, क्योंकि अगर दोनों वस्तुएं अगर बढ़ेंगी ना, तो समान सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा। जब दोनों वस्तुएं बढ़ रही हैं तो सेटिस्फेक्शन बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो हम तो वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक को बढ़ाएंगे दूसरे को घटाएंगे, ताकि पहले वाला सेटिस्फेक्शन वही दूसरे पे मेंटेन हो सके, ताकि सभी समान संतुष्टि दे सके, ताकि उपभोक्ता चुन सके कि उसकी परचेजिंग पावर में कौन सा है, क्योंकि सारे बंडल एक जैसे दे रहे हैं संतुष्टि। अच्छा, अब जब हम x से y वस्तु पे जाते हैं, यानी कि x वस्तु की मात्रा को घटाते हैं और y की बढ़ाते हैं, या फिर x की बढ़ाते हैं y की घटाते हैं, जो भी आपको करना है, इसे हम प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज x के स्थान पर y के स्थान पर आप x को बढ़ा रहे हो, ऐसे कर लो, या x के स्थान पर y बढ़ा रहे हो, जिसको मर्जी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जिसकी मात्रा को आप त्याग कर रहे हैं, जिसको आप कम कर रहे हैं, उसको तो आप ऊपर लिखेंगे, और जिसकी मात्रा को आप बढ़ा रहे हैं उसको नीचे। ध्यान रखिएगा, जिसकी मात्रा को आप त्याग कर रहे हैं उसको ऊपर, और जिसकी मात्रा को आप बढ़ा रहे हैं उसको नीचे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं चेंज इन x और चेंज इन y, ये मैंने शो किया है। ये क्या है, डेल्टा का साइन के साथ है। डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज इन क्वांटिटी। अगर आप किसी की क्वांटिटी में चेंज ला रहे हो तो उसके आगे डेल्टा लगा दो, तो ये दिखा रहा है चेंज इन x और चेंज इन y, पर ये दोनों चेंज अलग अलग हैं। यहाँ पर x की मात्रा त्यागी गई है और y की मात्रा बढ़ाई गई है। हालांकि ग्राफ में मैंने दिखाया कि x की मात्रा बढ़ाई गई है, y की त्यागी गई है। तो आप किसी भी तरह से ले सकते हो, बट अगर फॉर्मूला आता है, अगर प्रतिस्थापन दर पूछी जाती है, तो किसी भी वस्तु की त्यागी गई वस्तु की मात्रा ऊपर, कितना त्याग किया आपने, और प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा नीचे, कितना आपने प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, क्लियरिटी तो आई होगी काफ़ी, आई थिंक। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर आप प्रतिस्थापन दर घटती हुई रहती है, ठीक है, प्रतिस्थापन दर घटती है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर बार कम मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। जब आप एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो आप वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हो उसकी जगह जो आप छोड़ रहे हो, तो हर बार आपको कम त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस कम रेट से करना पड़ेगा। तो यानी कि रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन हमेशा ये भी घटती दर में होता है, और इसके लिए भी यही कारण है कि अगर मान लीजिए आप x वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं और आप अब इस वस्तु को बढ़ाना चाह रहे हो कि मैं इसका प्रयोग बढ़ा दूं, तो उसकी जगह आप दूसरी वाली को कम करोगे, फिर आप इसको बढ़ाना चाहोगे
तो आप इसमें काफ़ी पहले बढ़ा के सेटिस्फाइड हो गए, अब आप इसको बढ़ाना चाहोगे, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप इसकी बढ़ी हुई मात्रा के लिए बहुत ज़्यादा त्याग नहीं करना चाहते क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए। और फिर और अगर इसकी बढ़ाना चाहोगे तो फिर आप और भी कम त्याग करना चाहोगे क्योंकि आप पहले से ही सेटिस्फाइड हो। तो हर बार आप कम ही मात्रा को त्याग करना चाहते हो, कम मात्रा त्याग करके बढ़ रही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा त्याग करनी पड़ेगी तो आप नहीं करेंगे बिकॉज आप पहले से सेटिस्फाइड हैं। तो प्रतिस्थापन दर हमेशा घटती रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और त्यागी गई मात्रा सैक्रिफाइस है, ठीक है। और ये जो डेल्टा का साइन है चेंज को दिखाता है, यानी परिवर्तन को दिखाता है। अच्छा, अब बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों जो है एक साथ सीखने वाली चीज़ें, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में लिया है, ठीक है। बजट रेखा क्या दिखाती है? यह वह रेखा है जहाँ सभी संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है और जिससे वह अपनी दी हुई आय में खरीद सकता है। बजट लाइन जो होती है वो भी, एक मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ। बजट लाइन भी ऐसे सीधी ऐसे बनाई जाएगी, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। वो सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ सकते हैं जो कंज्यूमर अपनी दी हुई आय में खरीद सकता है, ठीक है। ऑल द ऑप्शन विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इन इट्स लिमिटेड इनकम, ठीक है, दैट शोन बाय द बजट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए, बजट वैसे भी आपको पता है, जब आपका किसी चीज़ का बजट बनता है ना तो क्या होता है कि मतलब कि आपका लिमिटेड आपके पास पैसे हैं, तो आप ना अपनी सभी चीज़ों के बीच एक कॉम्बिनेशन बिठाएंगे कि भाई इसका इतना ले लेता हूँ, इसका इतना, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसे बढ़ाएंगे, दूसरी को आपको घटाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन दर लागू हो जाएगी क्योंकि आपके पास सीमित बजट है, आप दोनों को नहीं बढ़ा के खरीद सकते हैं, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा बिकॉज द इनकम इज़ लिमिटेड ना, बजट इज़ लिमिटेड, बिकॉज मनी आपके पास लिमिटेड है, उसके डिफरेंट यूजेस हैं और सभी यूज़ में आप एक साथ लगा सकते हो, लगाने हैं, और आप सभी चीज़ों को बढ़ा के प्रयोग नहीं कर सकते, एक को बढ़ाएंगे दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सीखा, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी सम सीमांत उपयोगिता नियम सीखा, इंडिफरेंस कर्व सीखा, आपने प्रतिस्थापन दर निकालना सीखा और बजट लाइन सीखी है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही सीखने के लायक होते हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको नोट्स करने हैं तो आप वीडियो होल्ड करके ना बीच बीच में नोट्स अपने कंप्लीट कर लो ताकि बाद में रिवीजन में एक साथ आपको बड़ी मदद मिले, ठीक है। और MCQs मैं इसके ज़रूर लाऊंगी, बट प्लीज़ आप नोट्स भी उतने ही ध्यान से पढ़ें, समझें और करें, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देता है, ठीक है, और ये एक कॉन्फिडेंस देता है, नॉलेज बढ़ाता है आपका, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।